हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। माई सेल्फ अमित नागर, साइंस टीचर। स्टूडेंट, कल हमने क्लास 8th का जो चैप्टर था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, उसमें स्टार्टिंग के 15 MCQ क्वेश्चन किए थे और आज मैं उसका सेकंड पार्ट आपके लिए लेके आया हूं और इसमें भी हमारे पास 15 ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, आई होप आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग के इंटरेस्ट के साथ आप सीखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर जो 16 है हमारा, ये कह रहा है बेटा, प्रिजर्वेटिव्स प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ अ फूड, लीव्स फॉर अ लॉन्ग टाइम फ्रॉम अ माइक्रोबियल्स इन्फेक्शन वी यूज इन द किचन। ये कह रहा है कि जो माइक्रोब्स जो होते हैं उनके इन्फेक्शन से जो हमें अपने फूड को बचाना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं। क्लियर? तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला विनेगर, बिल्कुल बेटा, विनेगर जो होता है, विनेगर में हम आपको मैंने कल बताया था कि एसिटिक एसिड होता है और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था बेटा। फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये आपका एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड बिल्कुल प्रेजेंट, उसका हम इस्तेमाल करते हैं फूड को प्रिजर्वेटिव्स करने के लिए, यानी कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए। ओके, आपका कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का भी इस्तेमाल करते हैं हम। कॉमन सॉल्ट का भी इस्तेमाल जो हमारा पिकल्स, अचार वगैरह होता है उसमें डालते हैं कॉमन सॉल्ट को, ताकि माइक्रोब जो इन्फेक्शन है उससे हम उसको बचा सकें। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ऑयल, ऑयल का इस्तेमाल भी बिल्कुल किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों, कि ये सारी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं किसको, कौन सा, प्रिजर्वेटिव्स ऑफ द स्पॉइलेज ऑफ फूड, यानी कि जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए फूड को माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला हमारा कौन सा हो गया, विनेगर हो गया, दूसरा आपका कौन सा, कॉमन सॉल्ट, और तीसरा आपका कौन सा, ऑयल। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अब यहां देखिए बेटा, ये कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहां पर हमें 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं और हमें बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। क्लियर? तो पहला कह रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये कह रहा है कि एडवर्ड जेनर इज नोन फॉर हिज रोल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉजिंग एजेंट ऑफ एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स का, एंथ्रेक्स जो एक डिजीज होती है, बीमारी होती है, उसके लिए इन्होंने वैक्सीन बनाया था। ये तो बात बिल्कुल गलत है। इन्होंने बनाया था किसका, जो चिकन पॉक्स होता है ना, चिकन पॉक्स, उसके लिए इन्होंने क्या बनाया था बेटा, वैक्सीन बनाया था। तो ये बात बिल्कुल सही गलत है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, दूसरा, रॉबर्ट कोच डिस्कवर द वैक्सीन फॉर अ स्मॉल पॉक्स, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने स्मॉल पॉक्स के लिए क्या है, वैक्सीन नहीं बनाया था। लेकिन जो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, ये आपका लुईस पास्चर डिस्कवर द फर्मेंटेशन in 1857 demonstrating the microbes causing curdling of milk। यानी कि जो लुई पास्चर था, लुई पास्चर, इन्होंने पास्चराइजेशन जो प्रोसेस है उसको क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा क्या है, सही है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड है वो बिल्कुल करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज बिल्कुल गलत। जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है आपका कौन सा, बिल्कुल सी, बिल्कुल क्या है, करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। देखो यहां पर देखें, लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या मालूम है आपको, कि फर्मेंटेशन क्या प्रोसेस होता है, व्हेन अ शुगर कन्वर्ट इनटू द अल्कोहल, व्हेन अ शुगर कन्वर्ट इनटू द अल्कोहल, जब शुगर को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, अल्कोहल में, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्मेंटेशन। क्या बोला जाता है बच्चों, उसको बोलते हैं बेटा फर्मेंटेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर है 18।
ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट सेल। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो होस्ट सेल में रिप्रोड्यूस करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बिल्कुल भी होस्ट सेल में रिप्रोड्यूस नहीं करता है। कुछ बैक्टीरिया आपके क्या होते हैं बेटा, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और कुछ होते हैं हेट्रोट्रॉपिक। अब आप कहेंगे सर ऑटोट्रॉपिक कौन से होते हैं? कुछ केमिकल सिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो अपना फूड सेल बनाते हैं बेटा, तो उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोट्रॉपिक। तो ये होस्ट सेल पर अपना खाना लेते नहीं है, तो बैक्टीरिया यहां पर गलत ऑप्शन है। दूसरा है आपका वायरस। ये वायरस ही तो है, बिल्कुल करेक्ट आंसर बेटा। जो वायरस होता है आपको मालूम है, वायरस नॉन सेलुलर होता है, और वायरस को बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। और जो वायरस जो होता है हमेशा होस्ट सेल, होस्ट का मतलब किसी दूसरे की बॉडी पर अपना अधिकार जमाता है, और वहां क्या फैलाते हैं? इन्फेक्शन फैला देते हैं। तो ये अपना न्यूट्रिशन हमेशा होस्ट सेल से लेते हैं। तो बिल्कुल पता होना चाहिए कि जो वायरस है, वायरस हमेशा क्या होते हैं? ऑलवेज पैरासाइट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? पैरासाइट। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल ठीक है। जो सी दे रखा है अमीबा, अमीबा ऐसा होता नहीं है। अमीबा क्या है? कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, और ये फ्रेश वाटर में क्या होता है? पाया जाता है। क्लियर? तो फंगस, फंगस इन्फेक्शन, जो फंगस है आपका, फंगस दूसरे की बॉडी से, मतलब फंगस कहीं कंडीशन में पैरासाइट है, लेकिन ये होस्ट सेल पर कभी भी अपना मतलब अधिकार नहीं जमाता है, और उसे न्यूट्रिशन नहीं लेता है। क्लियर? तो जो होस्ट सेल से अपना न्यूट्रिशन लेता है वो आपका होता है कौन सा? वायरस। अगर आपसे पूछूं बच्चों, जो वायरस है वो आपका यूनिसेलुलर होता है या मल्टीसेलुलर होता है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो वायरस है ना तो वो यूनिसेलुलर होता है और ना मल्टीसेलुलर। ये होता है आपका कौन सा? नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर का मतलब इसकी कोई भी सेल नहीं होती, इसकी कोई भी सेल नहीं होती है बेटा। ये जिस सेल के अंदर अपने आप को क्या एंटर कर लेता है, उसी से अपना न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देता है। यानी कि दूसरे की बॉडी रहेगी और उस पर अधिकार जमाएगा खुद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19। ये कह रहा है कि देयर आर द गिवन सम स्टेटमेंट अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मैं आपसे पूछूं व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो का मतलब होता है टू स्मॉल, यानी कि दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट सीन, ठीक है, विच आर नॉट सीन आर नेक्ड आईज, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो हमें डायरेक्टली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उन्हीं को तो बोलते हैं बेटा क्या? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये आपका बैक्टीरिया है, आपका वायरस, फंगस, एल्गा, ये क्या है? ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। ओके, तो अब ये कह रहा है इनमें से, ये कह रहा है देयर आर गिवन सम स्टेटमेंट अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, चूज द करेक्ट, यानी कि हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है? चूज करना है। ठीक है, तो पहला ये कह रहा है कि पैरामीशियम इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द एनिमल बॉडीज। बिल्कुल गलत है। जो पैरामीशियम है यूनिसेलुलर तो है, लेकिन ये एनिमल की बॉडी में क्या होता है? प्रेजेंट नहीं होता है। ये फ्रेश वाटर में क्या होता है? पाया जाता है। तो ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है हमारा। दूसरा स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा इज अ ग्रीन ऑर्गेनिजम्स हुज इनवाइट्स राइजोबियम टुवर्ड द लेग्मिनस प्लांट। ये भी नहीं है। स्पाइरोगायरा हमारा क्या है? एल्गा है। और लेग्मिनस प्लांट की जो रूट में मैंने आपको कल बताया था बेटा, बैक्टीरिया होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? राइजोबियम। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है? गलत है यहाँ पर। और जो ऑप्शन नंबर सी पर चलते हैं, ये कह रहा है पेंसिलिन, पेंसिलिन एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एस्परजिलस फंगी। ये जो पेंसिलिन है, पेंसिलिन है क्या है? मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली बनने वाली जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है, दवा है, वो कौन सी है बेटा? पेंसिलिन। और पेंसिलिन को किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक साइंटिस्ट हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने डिस्कवर किया था पेंसिलिन को। और किससे बनाया था? फंगस से। अरे किससे बनाया था? फंगस से बनाया था। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ये जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा, कि पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है और किससे ऑब्टेन की गई है? एक फंगस से ऑब्टेन की गई है, यानी कि फंगस के द्वारा बनाई गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 20 है हमारा, यहां देखिए प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट सेंटेंसेस। अब यहाँ पे हमें 3 स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दे रखे हैं और एक दे रखा है रॉन्ग। अब हमें वही आइडेंटिफाई करना है बच्चों। पेपर में वो आपसे क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी पूछता है और करेक्ट स्टेटमेंट भी पूछता है। अगर वो इनकरेक्ट पूछेगा तो 3 ऑप्शन आपको बिल्कुल सही देगा और एक देगा बिल्कुल गलत। अगर वो करेक्ट पूछेगा तो 3 आपको बिल्कुल रॉन्ग देगा और एक ऑप्शन देगा बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दे रखा है बेटा, 3 ऑप्शन। अब यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दे रखे होंगे और एक दे रखा होगा इनकरेक्ट। तो वही हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ओके, पहला यहां देखें, प्रोटोजोआ आर द ग्रुप ऑफ अ सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो प्रोटोजोआ है वो एक ग्रुप है सिंगल सेल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। जो प्रोटोजोआ ग्रुप है उसमें सिंगल सेलुलर यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और कौन कौन से होते हैं मैं तुम्हें बता दूं। एक आपका कौन सा है, अमीबा। अमीबा हो गया, पैरामीशियम, पैरामीशियम हो गया हमारा, और एक हो गया आपका यूग्लिना, यूग्लिना। इसमें ये तीनों आते हैं, ठीक है। और किसमें आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ ये क्या, दीज आर ऑल द मेंबर्स ऑफ प्रोटोजोआ। यानी कि तीनों जो आपके एनिमल हैं ये किस ग्रुप के मेंबर हैं, ये हैं आपके प्रोटोजोआ। ओके, दूसरा कह रहा है अमीबा इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ। बिल्कुल, अभी तो बात बताई थी मैंने कि अमीबा किस ग्रुप से बिलोंग करता है, अमीबा प्रोटोजोआ। जो प्रोटोजोआ ग्रुप होता है बेटा उससे बिलोंग करता है। बिल्कुल ये सही बात है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही हैं, लेकिन हमको ढूंढना है इस क्वेश्चन में बेटा कौन सा इनकरेक्ट। तो थर्ड पे आते हैं, देखो एंट अमीबा, एक इसमें एंट अमीबा भी आता है। यानी कि जो आपका प्रोटोजोआ होता है उसकी एक स्पीसीज है, कौन सा, एंट अमीबा। और वो पैरासाइट स्पीसीज है जो ह्यूमन बॉडी में एक डिजीज फैला देती है, उसको बोलते हैं डाइसेंचुरी। और डाइसेंचुरी का मतलब होता है लूज मोशन। जो लूज मोशन हो जाते हैं बेटा तो वो इस जो आपका पैरासाइट है ये कौन सा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड कह रहा है, देखो यहां पर ये कह रहा है कि एंट अमीबा इज अ प्रोटोजोन्स विच कॉज डिजीज नॉन एज मलेरिया इन ह्यूमन। बेटा ये मलेरिया नहीं फैलाता, मलेरिया तो आपका फैलाता है प्रोटोजो, आपका कौन सा, प्रोटोजोआ। जो मलेरिया आपका फैला आपका जो बॉडी में जो मलेरिया फैलाता है वो आपका कौन सा है, सॉरी आपका है वो प्लाज्मोडियम। जो मलेरिया हमारी बॉडी में जो फैलता है वो किसकी वजह से फैलता है, प्लाज्मोडियम की वजह से फैलता है। लेकिन ये जो आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ये आपकी बॉडी में कौन सी बीमारी फैलाता है, डाइसेंचुरी। और डाइसेंचुरी का मतलब होता है पेचिस, जो आपके लूज मोशन होते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है, यही ऑप्शन गलत है बेटा। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब चौथा ऑप्शन कह रहा है कैन वी से दैट प्रोटोजोन्स आर क्लासिफाई एज एनिमल्स। बिल्कुल, इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं किसमें, एनिमल्स में। ये स्मॉलर कैटेगरी के क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं आपके, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। और किस कैटेगरी में आते हैं आपका, यूनिसेलुलर। किसमें आते हैं बेटा, यूनिसेलुलर। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ आवर सेल्स द ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। यानी कि सेल के आधार पर जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है, एक तो यूनिसेलुलर और एक होता है बेटा मल्टी सेलुलर। अब जिनकी बॉडी बेटा, जिनकी बॉडी ओवरऑल बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलकर बनती है उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। क्या बोलते हैं बच्चों, उनको बोलते हैं हम यूनिसेलुलर। तो ये इसके एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ये किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हैं हमारे यूनिसेलुलर। और जिनकी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलकर बनती है यानी कि मोर देन 2 सेल से मिलकर, उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। ओके, तो हमारा जो स्टेटमेंट था सी वाला ये बिल्कुल गलत था, क्योंकि जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है उससे कौन सी बीमारी फैलती है, डाइसेंचुरी। अब डाइसेंचुरी कौन सी होती है मैं तुम्हें बता दूं, ये रही बेटा डाइसेंचुरी। इसके लक्षण क्या होते हैं आपके, लूज मोशन। बॉडी में हमारे में जो लूज मोशन होते हैं उसका कारण होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। जब हम कोई डर्टी मतलब गंदा पानी पी लेते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। ये कह रहा है कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द होस्ट सेल आर किल्ड बाय द मेडिसिन्स कॉल्ड, यानी कि जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, जो आपको पता है जो माइक्रोब्स, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो माइक्रोब्स के अगेंस्ट क्या करती है, वर्क करती है, उसको हम बोलते हैं बेटा एंटीबायोटिक्स। क्या बोलते हैं उसको हम? एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो एंटीबायोटिक्स जो बनाई जाती है वो हमेशा किससे बनती है? एंटीबायोटिक्स हमेशा फंगी एंड बैक्टीरिया के द्वारा बनती है बेटा। फंगी एंड बैक्टीरिया। कोई आपसे पूछे कि एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है वो किससे प्रिपेयर की जाती है, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि जो एंटीबायोटिक्स बनते हैं वो हमेशा फंगी और बैक्टीरिया। और जो सबसे पहली जो एंटीबायोटिक बनी थी, अभी बताया था मैंने आपको, पेनिसिलिन, वो किससे बनी थी? फंगस से बनी थी। किससे बनी थी? फंगस। ओके, तो ये बात आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। तो ये है कि जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको लिए जो हम मेडिसिन यूज करते हैं उनके इन्फेक्शन के लिए, उस दवा का नाम क्या है आपका? एंटीबायोटिक्स। क्या है बेटा? एंटीबायोटिक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? ये कह रहा है कि पहली इज राइटिंग सम सेंटेंस अबाउट द एल्गा। एक छात्रा है वो एक मतलब स्टेटमेंट लिख रही है किसके बारे में? एल्गा के बारे में लिख रही है। आप कह रहे हैं इन विच ऑफ द सेंटेंसेस सी इज राइटिंग एज इनकरेक्ट, यानी कि उसने ये चार जो स्टेटमेंट लिखे हैं उनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? कौन सा इनकरेक्ट है? क्लियर? आप कह रहे हैं देखो, स्पाइरोगायरा इज अ सिंगल सेल एल्गा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। स्पाइरोगायरा बेटा एल्गा तो है, लेकिन वो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ना कि यूनिसेलुलर। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत है। दूसरा, क्लेमाइडोमोनास एंड डायटम्स आर मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्लेमाइडोमोनास और डायटम्स ये हमारे क्या है? यूनिसेलुलर टाइप के क्या है? ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स नहीं है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा, थर्ड वाला, ये कह रहा है कि ब्लू ग्रीन एल्गा कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन गैस इन द एटमॉस्फेयर। अरे बेटा, ये तो पता होना चाहिए कि जो ब्लू ग्रीन एल्गा होते हैं ना, ब्लू ग्रीन एल्गा, ये इनका काम ही ये है बेटा कि वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। किसके अंदर? मिट्टी के अंदर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनका क्या है? गलत है। तो अब मैं तुमसे बोलूं बेटा, ये तीनों स्टेटमेंट क्या है? गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर हम 4 पे जाते हैं, और ऑप्शन नंबर 4 है ऑल ऑफ, ये क्या? ऑल द एबव। ऑल द एबव का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो तीनों स्टेटमेंट है बेटा वो हमारे इनकरेक्ट है, और हमको इनकरेक्ट ही आइडेंटिफाई करना था। ठीक है, तो उसने जो तीनों सेंटेंसेस लिखे हैं, पहली ने किसके बारे में? एल्गा के बारे में, वो बिल्कुल तीनों इनकरेक्ट लिखे हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यहां देखें। ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज आर कॉज बाय द वायरस, इनमें से कौन सी जो बीमारी है वो वायरस के द्वारा बॉडी में फैलती है? ठीक है, कॉज बाय द वायरस। क्लियर? अब ये कौन सा? मिसेल्सिस एक डिजीज है, ये भी वायरस के द्वारा हमारी बॉडी में फैलती है। दूसरा आपका कौन सा? पोलियो बेटा आपको मालूम है कि पुराने टाइम पर जो लोग हैं, बहुत ज्यादा जो बच्चे होते थे, छोटे बच्चे, वो अपंग पैदा होते थे। ठीक है, हैंडीकैप्ड। तो ये बहुत बड़ी महामारी के रूप में इंडिया में आया था। लेकिन आज के टाइम में हमारा जो देश है इस बीमारी से कंप्लीटली क्या हो गया है? मुक्त हो गया है। अभी ये प्रॉब्लम्स, पोलियो की जो प्रॉब्लम्स है वो हमारी भारत में बहुत ही कम है, यानी कि ऑलमोस्ट क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। ठीक है, लेकिन जो पोलियो बीमारी होती थी बेटा, अब ये किससे फैलती थी? वायरस से। और इसके लिए एक थीम थी 2 बूंद जिंदगी की।
जो ड्रॉप्स इसकी पिलाई जाती थी बच्चों को, 1 से लेके 5 साल के बच्चे के लिए ड्रॉप आती थी। और उसका जो हमारा पोलियो की जो थीम थी वो थी प्यारे बच्चों 2 बूंद जिंदगी की। तो ये बहुत जरूरी होता था 1 साल से 5 साल के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाना। अगर कोई बच्चा इससे वंचित रह जाता था तो उसके चांसेस हो जाते थे क्या, इन्फेक्टेड होने के। इसलिए अब इंडिया में इस टाइम करंट में ये जो बीमारी है वो कंप्लीट रूप से क्या हो चुकी है बेटा, खत्म हो चुकी है। ओके, आगे देखें, चिकन पॉक्स। बिल्कुल चिकन पॉक्स वायरस से ही फैलता है बेटा, बिल्कुल बात सही है ये। तो अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन कौन वायरस से फैलते हैं, तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे डी पर, और ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव। जितने हमें दे रखे हैं ये तीनों बीमारियां वो हैं जो किससे फैलती हैं बेटा, वायरस से फैलती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है प्यारे बच्चों, करेक्ट है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। ये कह रहा है चूज द वे विच आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ अ कम्युनिकेबल डिजीज। अब आपको पता है कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, आपको मालूम है। कम्युनिकेबल डिजीज वो होती हैं जिनको हम, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इन्फेक्टेड, यानी कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जल्दी क्या हो सकती हैं, फैल सकती हैं, उनको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, तो क्या वे नहीं है, यहां देखते हैं। ये कह रहा है कि कॉमन कोल्ड डिजीज स्प्रेड बाय टेकिंग आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक एंड प्लेइंग इन द सन। बिल्कुल आपको पता है जो कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज है। अगर किसी एक को कॉमन कोल्ड हो रहा है, अगर आप उसके कांटेक्ट में हैं तो वो इन्फेक्शन आपको भी लग सकता है। ठीक है, दूसरा ये कह रहा है कि कोरेला स्प्रेड बाय द टेकिंग इंसेक्ट बाइट। कोरेला, ठीक है, जो हैजा होता है, तो ये कह रहा है कोरेला जो हैजा जो होता है बेटा, हैजा अगर हैजा आप अगर कोई पर्सन है उसको हैजा की बीमारी है, अगर आप उसके कांटेक्ट में हैं, उसके आसपास हैं, तो उसका इन्फेक्शन बेटा आपको भी लग सकता है। ठीक है, तो ये भी एक किस्म आएगी कम्युनिकेबल डिजीज में ही आएगी। ठीक है, तीसरा एड्स। एड्स बेटा आपको मालूम होना चाहिए ये एक सेक्सुअल डिजीज है। अब एड्स का मतलब पूरा पता होना चाहिए। एड्स की फुल फॉर्म होती है बेटा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि एक सिंड्रोमिक वाली डिजीज है और इसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ डिजीज। अब ग्रुप ऑफ डिजीज का मतलब क्या है, इसमें बहुत सारी बीमारी के सिम्टम्स बॉडी में लग जाते हैं। ठीक है, और ये एक वायरस से फैलती है और उस वायरस का नाम है बेटा HIV। और HIV की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब ये वायरस करता क्या है, जो हमारी जो बॉडी है ना बेटा, बॉडी में जो हमारी इम्यूनिटी पावर है, यानी कि जो हमारी एंटीबॉडी सेल हैं, और उन सेल्स को हम बोलते हैं T4 और TH लिम्फोसाइट्स। हमारी बॉडी में T4 और TH लिम्फोसाइट सेल होती हैं जो किसका पार्ट है, आपका WBC का पार्ट है। ठीक है, तो उनको लगातार क्या करता है, ये किल करता है या उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। और एक टाइम के बाद जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी की जो पावर है, यानी कि लड़ने की जो क्षमता है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और इंसान क्या होता है, मारा जाता है। क्लियर। और आपको बता दूं मैं, ये जो बीमारी अगर इंडिया में या फैली थी वो किससे आई थी, बंदरों से आई थी बेटा। और ये कैसी डिजीज है, सेक्सुअल डिजीज। ओके, तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, करेक्ट हैं। ये तीनों बीमारियां ऐसी हैं बेटा कि जो कम्युनिकेबल डिजीज में आती हैं। अगर किसी बंदे को अगर ये बीमारियां हैं तो वो फैल सकती हैं एक बंदे से दूसरे बंदे में। ओके, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये बीमारी क्या हो सकती है, जा सकती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। ये कह रहा है द गैस रिलीज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अ ब्रेड। ये कह रहा है कि अगर ब्रेड बनाते हैं तो ब्रेड, आपको पता है कि ब्रेड में हम ईस्ट मिलाते हैं और जो ईस्ट है हमारे ब्रेड को स्पंजी और सॉफ्ट बनाता है। और जब सॉफ्ट बनाता है तो उसमें से कौन सी गैस लिबरेट होती है, उस गैस का नाम है CO2। अब CO2 आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2
ये है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। जो ब्रेड बनते हैं तो ब्रेड स्पंजी सॉफ्ट होते हैं किसकी वजह से, उसमें कौन सी गैस लिबरेट होती है बच्चों, उसमें गैस लिबरेट होती है आपकी CO2। CO2 का मतलब कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, तो जब आप उसको खोलते हैं तो उसमें से गैस जो प्रेशर में निकलती है वो भी आपकी होती है बेटा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब 26 में आते हैं क्वेश्चन नंबर पर। एक रहेगी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज आर कॉज बाय द प्रोटोजोआ। इनमें से कौन सी बीमारी है जो प्रोटोजोआ के द्वारा फैलती है। बिल्कुल, तो हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी बिल्कुल नहीं फैलती बेटा, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ये प्रोटोजोआ से नहीं फैलती है। टाइफाइड आपका बैक्टीरिया से फैलता है। क्लियर। अब ये कह रहा है कि मलेरिया, बेटा मलेरिया ही तो फैलता है किससे, प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ से फैलता है। और उस वो जो पैरासाइट है, वो जो पैरासाइट उसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। यानी कि जो मलेरिया बॉडी में फैलता है एक पैरासाइट से फैलता है और उसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं बीमारी के बेटा, जब ये बॉडी के अंदर एंटर करती है, ये वायरस सॉरी ये पैरासाइट बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, तो इसकी सिम्टम्स ये होते हैं बेटा, तुरंत हमें क्या लगेगी, ठंड लगेगी, और ठंड लगने के बाद कपकपी लगेगी, उसके बाद हमें क्या आएगा, फीवर आ जाएगा। तो जब भी अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमसे सबसे पहले यही पूछता है कि अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर आप जाते हो कभी किसी के डॉक्टर के साथ पास, जब आप बीमार पड़ जाते हो फीवर में, तो डॉक्टर तुमसे हमेशा ये बोलेगा, अच्छा ये बताओ आपको ठंड लगी थी। तो ठंड अगर आपने बोल दिया कि मुझे ठंड लगी है, तो वो समझ जाएगा तुरंत आपको कौन सा फीवर है बेटा, आपको फीवर है कौन सा, मलेरिया। अगर कपकपी के साथ, अगर ठंड और कपकपी के साथ अगर आपको फीवर आता है तो वो सिम्टम्स किसके हैं बेटा, मलेरिया। और मलेरिया किससे फैलता है, आपका प्लाज्मोडियम। और इसका जो वेक्टर होता है वो कौन होता है, एक मच्छर होता है, और उस मच्छर को बोलते हैं हम फीमेल मच्छर है वो एनाफिलीज। कौन सा बेटा, एनाफिलीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ये कह रहा था डिजीज कॉज बाय द प्रोटोजोन्स स्प्रेड बाय द इंसेक्ट इज। इंसेक्ट इज अभी प्रोटोजोआ के द्वारा तो मैंने बताया था। अच्छा ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, इसका आंसर मैंने तुम्हें अभी बताया था कौन सा बेटा, मलेरिया। मलेरिया है इसका ऑप्शन, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि अस्थमा इज अ क्रॉनिकल इन्फ्लेमेटरी डिजीज इज लंग्स, नेम द फंगस हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, अब यहां देखें, ये कह रहा है कि अस्थमा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा कि अस्थमा क्या है। अस्थमा जिसे बोलते हैं दमा, सांस की बीमारी जो होती है बेटा, अब ये एक एलर्जी होती है, और ये एलर्जी कहां होती है बॉडी में, लंग्स में। कहां पर होती है बेटा, लंग्स में होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी जो रेस्पिरेटरी जो डक्ट होती हैं वो धीरे धीरे ब्लॉक होती चली जाती हैं, जिससे पेशेंट को, यानी कि गैसों का जो एक्सचेंज होता है ना O2 और CO2 का बॉडी में, उसमें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, और पेशेंट का क्या है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, दम घुटना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम अस्थमा। और ये इन्फेक्शन हमेशा किससे फैलता है, फंगस, फंगस से फैलता है, और उस फंगस का नाम है एस्परजिलस, ठीक है, फ्यूमिगेटस। फ्यूमिगेटस ये वो फंगस है, इसके द्वारा बॉडी में, हमारी जो बॉडी है उसमें कौन सी बीमारी लगती है बेटा, अस्थमा। अस्थमा एक कैसी बीमारी है बेटा, अस्थमा एक क्रॉनिकल डिजीज है। अगर एक पर्सन को है, अगर आप उसके कॉन्टेक्ट में लगातार हैं तो ये बीमारी आपको भी हो सकती है। क्लियर। तो ये क्या है, एक एलर्जी, एक बॉडी के अंदर इंटरनल एलर्जी होती है, और हमारी बॉडी के कौन से पार्ट को ये अफेक्ट करती है, लंग्स को। किसको बेटा, लंग्स को, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो लंग्स अपना काम करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, उसमें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, और जो हमारी रेस्पिरेटरी डक्ट जो होती हैं वो लगातार ब्लॉकेज होती चली जाती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अब कह रहा है कंसिडर द स्टेटमेंट, चूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज
ठीक है, आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल करेक्ट है? यहां देखिए, हीमोसाइनिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन आर द एंटीबायोटिक, आर द एंटीबायोटिक। स्ट्रेप्टोमाइसिन तो बेटा एंटीबायोटिक है, लेकिन हीमोसाइनिन एंटीबायोटिक नहीं है। ओके, आप कह रहे हैं एंटीबायोटिक आर नॉट इफेक्ट अगेंस्ट डिजीज कॉज बाय द वायरस, कॉज बाय द वायरस। बिल्कुल आपने सही बोला, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये वायरस इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम नहीं करती है बेटा, ये काम करती है किसके, जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स मतलब जो फंगी और बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन होता है उसका अगेंस्ट काम करती है हमारी कौन सी, एंटीबायोटिक। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है ये आपका। दूसरा कह रहा है एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव टू कंट्रोल डिजीज इन द प्लांट एंड एनिमल। ये तो बिल्कुल गलत है, ये सही बात है बेटा। एंटीबायोटिक दोनों में काम करती है, प्लांट डिजीज में भी और एनिमल डिजीज, यानी दोनों बीमारियों में, पौधों की बीमारियों में भी और एनिमल की बीमारी दोनों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, एंटीबायोटिक्स। क्लियर? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है कि जो आपका एंटीबायोटिक्स है आप उसको वायरस इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं करते हैं। वो तो सिर्फ माइक्रोब्स जो होते हैं हमारे, बैक्टीरिया और फंगी, उसके अगेंस्ट क्या होती है, यूज की जाती है।